ओके, तो लास्ट लेक्चर हाइड्रोडायनामिक्स हम देख रहे थे, और हाइड्रोडायनामिक्स में मैंने आपको लास्ट लेक्चर बर्नौलीज थ्योरम बताया था। बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है आप देखिएगा, एक बार फिर से देख लेना उसे, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और इसी के एप्लीकेशंस के ऊपर हाइड्रोडायनामिक्स में हमें न्यूमेरिकल आते हैं। मतलब यही बर्नौलीज थ्योरम हमें यूज करके कुछ डेरिवेशंस सॉल्व करने हैं, और इन्हीं डेरिवेशंस पर हमें फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एक एक करके हम देखने वाले हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। मेरा पेन कहीं गया है, मैं देख कर आता हूँ। ओके, सीसीआर। तो देखिएगा अब बर्नौलीज थ्योरम क्या रहेगा, उससे रिलेटेड जो बीट है वो अभी हम देखने वाले हैं। बर्नौलीज थ्योरम वैसे कल मैंने बताया था, लेकिन एक बार फिर से देख लेना, इसके ऊपर कुछ हमें बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है। ओके, सो राइट द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम या फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल इसे हम कहते हैं। तो लिखिएगा, Bernoulli's principle states that the sum of pressure, energy, kinetic energy, and potential energy per unit volume of an incomprehensible non-viscous fluid in a streamlined irrotational flow remains constant along a streamline. तो देखिएगा अब बर्नौलीज प्रिंसिपल मतलब ही क्या रहेगा, मतलब सम रहेगा किसका, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम पी से इंडिकेट करते हैं, प्रेशर रहता है। उसके बाद हाफ ऑफ रो इंटू वी स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस रो जी एच, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
तो इन तीनों का भी एडिशन हर पॉइंट पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फ्लूइड जब फ्लो होगा तब। कोई भी पॉइंट पर अगर आप ये इक्वेशन निकालते हो तो इन तीनों इक्वेशंस का एडिशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये बर्नौलीज प्रिंसिपल कुछ कंडीशन में ही एप्लीकेबल है, और वो कंडीशंस क्या है, इसके लिए हमें जो लिक्विड है वो कैसा चाहिए, इनकॉम्प्रेंसिबल। ओके, लिक्विड इनकॉम्प्रेंसिबल चाहिए, मतलब उसका डेंसिटी थ्रू आउट सेम चाहिए। वो अगर चेंज होता है तो फिर ये वैलिड नहीं है। नॉन विस्कोस चाहिए, मतलब उसमें विस्कोसिटी कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद स्ट्रीमलाइन फ्लो चाहिए, उसका टर्बुलेंट फ्लो के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, इरोटेशनल फ्लो चाहिए, स्ट्रेट लीनियर फ्लो चाहिए उसका। रोटेशनल फ्लो रहा तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये चार कंडीशन अगर वैलिड है तो ऐसे फ्लूइड्स को हम आइडियल फ्लूइड कहते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिकली जब हम लिक्विड्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसमें विस्कोसिटी होता है। ओके, उसमें विस्कोस फोर्स डेफिनेटली रहने वाला है, लेकिन इसमें नॉन विस्कोस हम फ्लो मतलब वो एज्यूम करने वाले। ओके, तो यही इसके लिमिटेशन है। ओके, ये चारों उसके कंडीशन है जिस कंडीशन में बर्नौलीज प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। तो पहला लिमिटेशन क्या होगा बर्नौलीज इक्वेशन का, इट इज अप्लाइड ओनली टू द फ्लूइड विच हैविंग जीरो विस्कोसिटी। लेकिन प्रैक्टिकली आपको पता है जीरो विस्कोसिटी रहने वाला फ्लूइड होता नहीं है। सभी फ्लूइड्स के अंदर कुछ ना कुछ विस्कोसिटी रहने वाला है। उसके बाद दूसरा लिमिटेशन इसका, बर्नौलीज इक्वेशन हैड बीन डिराइव्ड ऑन द assumption that there is no loss of energy due to the friction, but in practice as we know somewhat energy get lost and it produces heat inside the liquid. Okay, लिक्विड को अगर हम गोल गोल घुमाते हैं तो धीरे धीरे वो लिक्विड हीट अप हो सकता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली टू इनकॉम्प्रेंसिबल लिक्विड because it does not take into account the elastic energy of the fluid. Okay, तो इलास्टिक नेचर उस फ्लूइड के पार्टिकल्स का हम एज्यूम नहीं करते हैं, इनकॉम्प्रेंसिबल नेचर उसका एज्यूम करते हैं। तो ये एक इसका लिमिटेशन है। उसके बाद फ्लो स्ट्रीमलाइन चाहिए, टर्बुलेंट फ्लो के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बर्नौलीज इक्वेशन डज नॉट टेक इनटू अ कंसिडरेशन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड, so it can be applied when fluid flows along the curved path. Okay, it cannot applied when fluid flows along curved path. तो कर्ड पाथ में अगर फ्लूइड फ्लो होता है तो ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ये इक्वेशन कुछ ही कंडीशन में वैलिड है, जो कंडीशन मैंने अभी आपको बताए। ओके, अभी देखिएगा, तो इसके बाद नेक्स्ट रहेगा ये जो इक्वेशन है, द इक्वेशन ऑफ ये जो मतलब और भी इसके बाद हम इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, जो मैंने आपको कल बताया था। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा आपको। ओके, एरिया और वेलोसिटी इन दोनों का रेशियो क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है। ओके, तो अब देखिएगा, ये जो लॉ रहेगा ये अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहेगा। ओके, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और वो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैंने कल पढ़ाया था वो था इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लिख कर रखिएगा, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन कल मैंने बताया था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये जो बिट मैंने आपको पढ़ाया अभी बर्नौलीज थ्योरम इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इज इट ओके? तो आप देखिएगा, तो लिक्विड अगर रेस्ट में रहा ना पाइप के अंदर, तो आपको पता है कि उसका वेलोसिटी जीरो होता है, फिर एट द टाइम काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, और फिर इक्वेशन आएगा P प्लस रो जी एच। ओके, तो ये जो फैक्टर रहेगा ना, इसे कहा जाता है स्टैटिक प्रेशर। स्टैटिक कंडीशन में जो प्रेशर होता है वो इतना रहेगा, P प्लस रो जी एच रहेगा। ओके, एंड बिकॉज इट इज प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इवन इफ इट इज एट रेस्ट, रेस्ट में भी उस कंडीशन में कुछ ना कुछ मोशन होता है। ओके, रेस्ट में भी ठीक है, रेस्ट में भी कुछ ना कुछ उसमें वेलोसिटी होता है, लेकिन उसे अगर हम निगलेक्ट कर दे छोटे वेलोसिटी को तो फिर ऐसा आएगा। ओके, और वो अगर मूविंग कंडीशन में रहा तो फिर वो जो इक्वेशन जनरेट होता है ना, हाफ रो इंटू वी स्क्वायर,
तो इसे डायनेमिक प्रेशर कहा जाता है। इसे डायनेमिक प्रेशर कहना है हाफ रो वी स्क्वायर, और P प्लस रो जी एच को स्टैटिक प्रेशर कहना है। तो इन दोनों का एडिशन मतलब हमारा टोटल बर्नौलीज थ्योरम रहेगा। इज इट ओके? स्टैटिक और डायनेमिक कंडीशन का। इज इट ओके? तो अगर जिस ट्यूब के अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है वो ट्यूब अगर हॉरिजॉन्टल रहा ना, स्ट्रेट डायरेक्शन में अगर रहा ना, तो फिर एट दैट टाइम उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना वो जीरो रहेगा। ओके, इफ द लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब एच रिमेन्स कांस्टेंट, देन एट दैट टाइम ये जो प्रेशर का डिफरेंस होता है रो जी एच, ये फिर जीरो आएगा। ओके, और इस वजह से फिर उस कंडीशन में इक्वेशन आएगा हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर। तो इतना ही इक्वेशन रहेगा। इज इट ओके? तो इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज हुआ तो प्रेशर भी इंक्रीज होने वाला है। इज इट ओके? तो ये इक्वेशन हमें क्या कहता है, अगर किसी पाइप के अंदर हाइट सेम रहा हो किसी पाइप का, ओके, तो फिर एट द टाइम वेलोसिटी अगर इंक्रीज होता है ना, तो सॉरी प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन दिस कंडीशन। इस कंडीशन में देखो हाफ रो वी स्क्वायर है, टी अगर उधर चला जाएगा तो मतलब इस इक्वेशन को अगर हम अच्छी तरह से अगर देखते हैं तो वेलोसिटी और प्रेशर एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजेस देन प्रेशर गेट डिक्रीजेस। ओके, तो इस हिसाब से ये बिट क्लियर होगा। और वेलोसिटी अगर कम हुआ तो डेफिनेटली प्रेशर इंक्रीज होने वाला है। ओके, तो ऐसा ये दोनों भी एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहने वाले। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बिट है बर्नौलीज प्रिंसिपल का। ओके, तो इतना ये पूरा बिट है। अभी ये बर्नौलीज प्रिंसिपल के हमें कुछ एप्लीकेशंस देखना है। ओके, एक एक करके। सबसे पहला रहेगा इसका टोरी सीरीज लॉ और लॉ ऑफ ई फ्लक्स। तो ई फ्लक्स निकालना है हमें, मतलब कोई भी अगर पानी अगर गिरता है किसी कंटेनर के बाहर, तो फिर उस पानी का जो वेलोसिटी रहेगा गिरने का, ये हमें प्रूव करके बताना है कि कोई भी बॉडी जब फ्री फॉल करता है ना, तो उसका जो वेलोसिटी होता है वही उस ई फ्लक्स का वेलोसिटी होगा। ओके, तो ये चीज हम वहां पर प्रूव करके दिखाने वाले हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। तो अब देखिएगा हमें जो नेक्स्ट बिट देखना है, अब दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। सबसे पहला एप्लीकेशन इसका, इसको नाम दिया जाता है, इसको हेडिंग दीजिएगा टोरी सीरीज लॉ ऑफ ई फ्लक्स। तो ये प्रूव करके दिखाना है हमें। टोरी सीरीज ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये प्रूव करके दिखाया। टोरी सीरीज लॉ ऑफ ई फ्लक्स। तो अब देखिएगा एक कंटेनर हमें लेना है ऐसा, क्लोज कंटेनर ये, तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट नहीं होगा। ओके, और इसके अंदर कुछ लेवल तक एक लिक्विड है। ओके, ये कुछ लेवल रहेगा, यहाँ तक लिक्विड रहेगा। इस हाइट को हम एज्यूम करते हैं सपोज y2। ओके, y2 रहेगा ये, और ये जो होल है ना, ये यहाँ पर एक होल है यहाँ पर, और इसका इस पूरे मतलब कंटेनर के अंदर वाटर है y2 लेवल तक, और ये जो होल है ये y1 मतलब नीचे से ऊपर इस होल का जो हाइट रहेगा ये y1 रहेगा। इज इट ओके? और यहाँ से पानी गिरने वाला है ऐसा। ओके, इसे ई फ्लक्स कहा जाता है। ओके, दिस फॉलिंग वाटर इज कॉल्ड एज ई फ्लक्स। ओके, तो ये ऊपर का जो प्रेशर रहेगा ये P2 इज इक्वल टू P रहेगा, मतलब इस कंटेनर के ऊपर जो हवा रहेगा इस हवा से थोड़ा क्यों ना हो प्रेशर क्रिएट होने वाला है। ये सेकंड पार्ट रहेगा, ये फर्स्ट पार्ट रहेगा इस इक्वेशन का। ओके, तो अब देखिएगा यहाँ का जो होल का एरिया है ये A1 रहेगा, और यहाँ का जो एरिया रहेगा पूरे ओपन प्लेस का ये A2 रहेगा। डिफरेंटली आपको दिखाई दे रहा है A2 का वैल्यू ज्यादा है और A1 का वैल्यू कम है। ओके, और ये जो y2 और y1 है ना, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, इसे हमें H लेना है। ओके, y2 माइनस y1 अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, y2 माइनस y1 अगर हम करते हैं तो H रहेगा। इज इट ओके? तो ऐसा ये बिट आने वाला है। ठीक है, जस्ट मैं डायमेंशन डिफाइन कर रहा हूँ। अब देखिएगा एक कंटेनर लिया है हमने, क्लोज कंटेनर ये। ओके, ऊपर से भी क्लोज्ड है, नीचे से भी क्लोज्ड है। तो इस कंटेनर के अंदर y2 लेवल तक वाटर फील्ड है। ओके, ये ऐसा वाटर यहाँ पर रहेगा, या फिर कोई भी लिक्विड रह सकता है। जनरली हम वाटर लेते हैं यहाँ पर। ओके, और फिर यहाँ से एक होल है,
ये जो होल है ना, इसका एरिया A1 है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका एरिया A2 है। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट है और ये फर्स्ट पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, अगर हम सेकंड पॉइंट पर और फर्स्ट पॉइंट पर बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं ना, तो दोनों का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। यही हमें वो चीज बताता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो वाटर है ना ऊपर, ओके, जो आपको नजर आ रहा है सेकंड पार्ट पर, तो यहाँ का वाटर स्टेडी है। ओके, लेकिन मूवेबल वाटर कौन सा है? इस पार्ट 1 से निकलने वाला। ये जो होल रहेगा ना, इससे निकलने वाला जो वाटर है वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ बाहर निकल रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर उसको इनिशियली कुछ भी वेलोसिटी नहीं है। तो सेकंड पॉइंट पर अगर हम बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं ना, तो फिर देखिएगा क्या रहेगा। इफ आई अप्लाई बर्नौलीज प्रिंसिपल एट दिस पॉइंट, देन सी हियर तो वो आएगा P प्लस, मतलब वहां का जो प्रेशर रहेगा वो P एज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ का। ओके, तो P प्लस रो जी एच Y2 आएगा। इज इट ओके? P प्लस रो जी Y2 आएगा। ओके, इतना ही रहने वाला है। और वही अगर हम 1 पॉइंट पर अगर बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, तो वहां पर P भी रहेगा। ओके, कुछ ना कुछ प्रेशर वहां पर रहने वाला है, और ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है ये ओपन टू द एयर होने के कारण इस पॉइंट पर जो प्रेशर रहेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। इस वजह से PA प्लस हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर। ओके, ये अब उस फ्लूइड का वेलोसिटी होगा जिसे हम V1 से एज्यूम करते हैं, फर्स्ट पॉइंट पर है इस कारण उसके स्पीड को V1 स्क्वायर करते हैं। V2 का वैल्यू 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ऊपर लिक्विड आपको पता है स्टेडी कंडीशन में, वो मूवेबल नहीं है। ओके, और लास्ट में रहेगा रो जी Y1। ओके, अब रो दोनों तरफ सेम है, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पर जो लिक्विड है वही बाहर निकलने वाला है, इस कारण रो का वैल्यू दोनों तरफ सेम रहेगा। तो ऐसा ही इक्वेशन रहेगा। अब इसमें से हमें V1 स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा कैसे कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, एक एक करके आप देखिएगा। इस इक्वेशन में हमें अब हाफ रो V स्क्वायर V1 स्क्वायर इस टर्म को यहीं पर रखना है, और बाकी सब टर्म दूसरी तरफ पास करना है। तो अब देखिएगा ये PA उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आने वाला है P माइनस PA। ओके, प्लस यहाँ पर रो जी Y2 है और यहाँ पर रो जी Y1 है। तो रो और जी अगर कॉमन आउट करेंगे हम, तो आपको मिल जाएगा Y2 माइनस Y1। ओके, तो ऐसा ही इक्वेशन मिलने वाला है। बताओ Y2 माइनस Y1 मतलब ही क्या है? H है, ऊपर मैंने पहले ही ये लिख कर रखा है। तो इस वजह से रो जी H प्लस P माइनस PA, ऐसा ये बीट रहेगा। ओके, और यहाँ पर आएगा हाफ इंटू रो इंटू V1 स्क्वायर। तो अभी हमें V1 स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो ये हाफ ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये जो G रहेगा ये डिवाइड होगा। ओके, तो देखिएगा अब क्या आएगा। V1 स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी रो डिवाइड होगा, यहाँ पर रो है, यहाँ पर G नहीं है यहाँ पर। ओके, तो हाफ रो इंटू V स्क्वायर है ये, तो रो डिवाइड होगा और G मल्टीप्लाई होगा। ओके, 2 मल्टीप्लाई होगा। तो 2 मल्टीप्लाई अगर होता है तो देखिएगा 2 इंटू जी इंटू रो इंटू एच प्लस 2 इन ब्रैकेट P माइनस PA। अब 2 को मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों साइड हमें किससे डिवाइड करना है? रो से डिवाइड करना है। ओके, और ये V1 स्क्वायर का वैल्यू है, तो V1 का फाइनल आंसर रहेगा, मतलब जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स रहेगा वो ऐसे हम निकालेंगे, रो रो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब ऊपर सिर्फ 2GH बचेगा। ओके, 2GH प्लस 2 इन ब्रैकेट P माइनस PA, और इसको ही सिर्फ रो डिवाइडेड रहेगा। ओके, इस साइड का तो रो कट हो गया है, तो ये फाइनल आंसर आएगा, दिस इज द स्पीड ऑफ द इफ्लक्स। लेकिन अब इसमें हमें कुछ एजम्पशंस लेना है, अलग अलग कंडीशन में फॉर्मूला कैसे चेंज होगा यह हमें देखना है। ओके, पहले इतना समझ में आया क्या? बताओ, दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैसे कैसे लिया, क्या क्या लिया, समझ में आ गया? रिप्लाई फास्ट। ठीक है, ओके, तो सियर ठीक है। तो अभी देखिएगा इसके अलग अलग कंडीशंस हैं जो हमें देखना है। अब देखिएगा अगर ये जो मतलब ये अगर जो बीकर है ये अगर ऊपर से ओपन होता है ना, ओके, ऊपर से ओपन मतलब ये जो फ्रंट पार्ट आपको ऊपर का पार्ट जो नजर आ रहा है ये मैंने क्लोज्ड बताया था यहाँ पर, ये अगर क्लोज नहीं रहा, ओपन टू एयर रहा, तो इसके ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा बताओ?
अगर ये ऊपर वाला हिस्सा ओपन होता तो इसके ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट होता? यस टेल मी। इस कंटेनर का अगर ऊपर वाला हिस्सा ओपन होता तो डेफिनेटली पीए एक्सर्ट होता, पीए या फिर पी नॉट, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। मतलब ये बीकर अगर ऊपर से ऐसा ओपन होता ना तो फिर इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होता, ओके, जिसे हम पी नॉट या फिर पी से इंडिकेट करते हैं। तो फिर हमारा जो पी का वैल्यू होगा ना, यहाँ पर मैंने जो इक्वेशन में पी लिया था, ओके, जिसे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा फिर देखिएगा, जस्ट 1 मिनट, मैं इसे रफ करता हूं। तो फिर देखिएगा अगर हम, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होने वाला है ऊपर, तो अब इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा देखिएगा, इफ बीकर इज ओपन, ये क्लोज कंटेनर के लिए मैंने आपको ये डेरिवेशन बताया। अब देखिएगा, इफ वेसल इज ओपन देन P इज इक्वल टू क्या होगा, पीए। तो अगर मैं P का वैल्यू पीए पुट कर दूं तो क्या आएगा बोलो बच्चों, अब इक्वेशन P का वैल्यू अगर मैं पीए पुट कर देता हूं तो ये क्या बचेगा, √2gh बचेगा। ये इक्वेशन पूरा जीरो हो जाएगा। इज इट ओके? क्योंकि P का वैल्यू अगर मैं पीए पुट करता हूं तो पीए माइनस पीए, आंसर जीरो आएगा, ओके। और 0 इंटू 2 बाय रो कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर जीरो आएगा। तो फाइनल आंसर आने वाला है 2gh। इज इट ओके? तो इसी को टोरी-सीरीज लॉ कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू टोरी-सीरीज लॉ, मतलब ये टोरी-सीरीज लॉ क्या कहता है हमें, एच हाइट से कोई चीज अगर ड्रॉप होता है ना, आपको पता होगा कोई चीज अगर फ्री फॉल करता है एच हाइट से, ओके, तो बता मुझे उसका स्पीड एट द बॉटम कितना होगा, बताओ। कोई भी एक चीज है जो फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल करते वक्त यू का वैल्यू जीरो होता है और फाइनली स्पीड कुछ ना कुछ रहने वाला है। तो ये स्पीड हम किस फॉर्मूले से निकालने वाले हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh से। तो u का वैल्यू जीरो रहेगा, a का वैल्यू आपको पता है g होता है, तो फाइनली आंसर आएगा v इज इक्वल टू √2gh। तो क्या ये इक्वेशन हमारा उसी के जैसा है क्या, देखो, ओके। तो यही टोरी सीरीज लॉ कहता है हमें कि कोई भी अगर फ्लूइड अगर हम एच साइड से अगर मतलब एच साइड से अगर कोई भी फ्लूइड गिरता है ना तो उसका स्पीड उतना ही होता है बॉटम पर जाने के बाद जितना एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का होता है जो एच हाइट से फॉल कर रहा है। इज इट ओके? सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ टोरी सीरीज लॉ, ओके, ठीक है। तो समझ में आ गया, इससे हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स निकाल सकते हैं। अब इसका और एक कंडीशन है जिस कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है कि अगर ये ऊपर का जो प्रेशर है ना, ये P माइनस पी है, ये डिफरेंस अगर बहुत ही ज्यादा रहा, ओके, तो फिर हम ये 2gh जो फैक्टर रहता है इसे निगलेक्ट कर देते हैं। प्रेशर आपको पता है 10⁵ ऐसे रेंज में होता है, मतलब 10,000 या फिर 1 लाख टाइम्स उसका वैल्यू रहता है। और ये 2gh फैक्टर कुछ भी बहुत ही माइनर होता है। तो अगर ये P माइनस पी फैक्टर बहुत ज्यादा रहा ना तो 2gh फैक्टर को हम निगलेक्ट कर देते हैं और फिर एट द टाइम हम फाइनल आंसर जो रहेगा हमारा इफ्लक्स निकालने का, ओके। अब ये किस कंडीशन में वैलिड है, इफ P minus PA is very large, then √2gh neglected। तो इसे हम निगलेक्ट करने वाले हैं। तो फाइनली स्पीड ऑफ इफ्लक्स इसी फॉर्मूले से निकलेगा 2 बाय रो इन ब्रैकेट P माइनस पी ए। इज इट ओके? तो ये दोनों भी फॉर्मूले कब, कैसे और कहां पर यूज करने हैं समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? तो इतना ही ये टोरी सीरीज लॉ रहेगा। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, ओके। आ गया समझ में? ठीक है। अभी इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट बिट रहेगा, नेक्स्ट बिट रहेगा, आप हेडिंग दीजिएगा जल्दी से। वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर एक डिवाइस होता है यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, कितने रेट से लिक्विड फ्लो हो रहा है। इसके ऊपर डिपेंडेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम वेंचुरीमीटर कहते हैं, ओके। द वेंचुरीमीटर क्या रहेगा आप देखिएगा, इट इज अ डिवाइस, लिख लीजिएगा, यूज टू मेजर
the rate of flow of liquid through a pipe. It is an application of Bernoulli's principle. इसको अनदर नेम दिया जाता है, also called the flow meter और Venturi tube. इसे वेंचुरी ट्यूब या फिर फ्लो मीटर भी हम कहते हैं। ओके, तो ऐसा ही बीट रहेगा। इसका मतलब शेप कैसा रहता है आप देखिएगा वेंचुरी मीटर का। तो इसमें एक ट्यूब रहता है, कुछ ऐसा इसका क्रॉस सेक्शन रहेगा, चेंजिंग डायमीटर रहने वाला एक सेक्शन रहता है। तो इसके अंदर से फ्लूइड फ्लो होता है। यहाँ पर प्रेशर P1 रहेगा और इसका वेलोसिटी यहाँ पर V1 रहेगा। इज इट ओके? और इसका एरिया जो रहेगा वो A1 रहेगा इस पार्ट का। ओके, तो इस पार्ट से हम क्या करने वाले हैं, अब एक ट्यूब निकालने वाले हैं यू शेप। और ये जो सिकड़ा हुआ मतलब ये ऐसा जो यहाँ पर नैरो सेक्शन है, यहाँ पर ये पार्ट टर्मिनेट होने वाला है। तो यहाँ का प्रेशर P2 रहेगा, यहाँ का वेलोसिटी अगर हम देखेंगे तो V2 रहेगा, ठीक है। और यहाँ का एरिया जो रहेगा वो A2 रहेगा। तो बस इतने ही पैरामीटर होते हैं जो हमें डिफाइन करने पड़ते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को वेंचुरी मीटर कहा जाता है। ओके, और इस ट्यूब के अंदर दो लिक्विड्स होते हैं, मतलब जिनका अलग अलग हाइट रहेगा। इस आर्म का हाइट उसका H रहेगा, मतलब ये जो हाइट डिफरेंस रहेगा इन दो लिक्विड्स में, ये लिक्विड देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये जो है ना H, ये हाइट का डिफरेंस होता है दो आर्म्स में लिक्विड का। यहाँ पर जो लिक्विड है उससे इस लिक्विड के जो इस लिक्विड का जो हाइट रहेगा इसके बीच मतलब ये बीट रहेगा। यहाँ पर इसके अंदर लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρm रहेगा। लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρm रहेगा। ओके, इस ट्यूब के अंदर जो रहेगा वो। तो बस इतने पैरामीटर हमें डिफाइन करने हैं। इसी इंस्ट्रूमेंट को वेंचुरी मीटर कहा जाता है। और अभी हमें इसका डेरिवेशन करना है। बताओ मुझे, अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम अप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा उसका आंसर? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे दो जगहों पर, तो क्या रहेगा इसका बीट बताओ। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है हमें बताओ। कल ही मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहेगा, एरिया और वेलोसिटी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर आप देखते हो तो पहले सेक्शन में एरिया A1 है और वेलोसिटी V1 है। दूसरे सेक्शन में अगर आप देखते हो तो एरिया A2 है और वेलोसिटी V2 है। सो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ओके, ये जो प्रोडक्ट रहेगा ये कांस्टेंट आएगा। और इसी को अगर हम सॉल्व करते तो फिर क्या आएगा, A1 बाई A2 ओके इज इक्वल टू V2 बाई V1 आएगा। मतलब एरिया और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां पर एरिया बड़ा रहेगा वहां पर वेलोसिटी कम रहेगा, और जहां पर एरिया कम है वहां पर वेलोसिटी ज्यादा रहेगा। ओके, सो लिक्विड अगर डेंसिटी रो है, अगर ये फ्लो कर रहा है हॉरिजॉन्टली, तो एट द टाइम बर्नौलीज प्रिंसिपल अगर हम अप्लाई करेंगे तो फिर दो इक्वेशन आएंगे। हॉरिजॉन्टली लिक्विड फ्लो कर रहा है, इस कारण वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी जनरेट नहीं होगा। इज इट ओके? सो दैट्स व्हाई P1 पहले साइड का प्रेशर P1 रहेगा, P1 हाफ इंटू रो इंटू V1 स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर आएगा। इज इट ओके? तो ऐसा ही बीट रहने वाला है। ओके, अब देखिएगा P1 माइनस P2 P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या आने वाला है फिर? अब देखिएगा ये P2 उधर जाके माइनस होगा और ये हाफ रो V1 स्क्वायर उधर जाके माइनस होगा। सो हाफ रो कॉमन आउट करेंगे हम तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बचेगा। इज इट ओके? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आ जाएगा।
तो अभी इस इक्वेशन में से हमें V1 स्क्वायर को कॉमन आउट करना है। ओके, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पर हमें एरिया का वैल्यू पुट करना है। ओके, तो इस वजह से हम इस इक्वेशन को, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ देखिएगा, P1 माइनस P2, तो देखिएगा अब अब P1 माइनस P2 है इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर मैंने कॉमन आउट किया है। तो अगर मैं V1 स्क्वायर कॉमन आउट करता हूँ इस ब्रैकेट में से, तो इस ब्रैकेट में ऐसा बचेगा V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर माइनस 1। इज इट ओके? इस पूरे ब्रैकेट में से V1 स्क्वायर को मैंने कॉमन आउट किया, V1 स्क्वायर को फिर से अंदर मल्टीप्लाई करो, आपको ऊपर वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, दैट इज V2 स्क्वायर बाय V1 स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और ये V2 बाय V1 मतलब ये A1 बाय A2 है, तो क्या मैं V2 बाय V1 को A1 बाय A2 से रिप्लेस कर सकता हूँ? तो फिर क्या आएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर इन ब्रैकेट क्या बचने वाला है देखिएगा अब, A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये आएगा P1 माइनस P2 का वैल्यू। ओके, मतलब प्रेशर डिफरेंस रहेगा उन दो जगहों का जहां पर वेंचुरीमीटर हमने कनेक्ट किया है उस जगह का। ओके, तो ऐसा ही बीट आएगा, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर मिल जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर। ओके, तो ये रहेगा P1 माइनस P2 का वैल्यू। ठीक है, if h is the height difference in the two arms of the manometer tube, then h अगर हाइट रहता है दो आर्म्स का, तो फिर एट द टाइम आपको पता है P1 माइनस P2 मतलब प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, रो जी एच होता है। ओके, सो रो इंटू जी, रो का वैल्यू उन्होंने रो यम से मतलब इंडिकेट किया है। ओके, उस लिक्विड का, और ये एच रहेगा। तो ऐसा ये बीट आने वाला है, उन दो मैनोमीटर में हाइट का डिफरेंस रो जी एच था, तो ये वैल्यू हम ऊपर आप पुट करने वाले हैं। तो फिर क्या आएगा देखिएगा आप, एच इंटू रो यम, ये मीडियम का रहेगा, जो लिक्विड हमने पुट किया था ना मैनोमीटर में उसका डेंसिटी मतलब रो एम था, तो एच इंटू रो एम इंटू जी, और ये रो मतलब डेंसिटी है लिक्विड का। ओके, लिक्विड का डेंसिटी रो है, और उस मैनोमीटर के अंदर जो लिक्विड है उसका डेंसिटी रो एम है। ओके, मैनोमीटर के अंदर जनरली हम मर्क्यूरी पुट करते हैं, आपको पता होगा। सो एच इंटू रो एम इंटू जी इज इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू V1 स्क्वायर इन ब्रैकेट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर आएगा। तो ऐसा इक्वेशन हमें मिलने वाला है। ओके, और फिर अगर हम इसे रीअरेंज करते हैं V1 स्क्वायर के टर्म में, तो V1 स्क्वायर का फाइनल फॉर्मूला मिलने वाला है हमें। सभी इक्वेशन को इधर से उधर मल्टीप्लाई करने के बाद आपको फाइनल आंसर ये मिल जाएगा, 2h रो यम इंटू जी डिवाइडेड बाय रो इंटू A2 स्क्वायर